हेलो एस्पायरेंट्स, 28 जैन की न्यूज आइटम्स देख लेते हैं। 13 न्यूज आइटम्स है जो द हिंदू न्यूज़पेपर से पिकअप की गई है। इसको हम सबको डिटेल्स में देखेंगे। फर्स्ट न्यूज आइटम, नो प्रूफ ऑफ sabotage, वैगन फॉल्स में हैव derailed trains, says पैनल। तो ये कमीशन ऑफ रेलवे सेफ्टी है जो मिनिस्ट्री ऑफ सिविल एविएशन के अंडर फंक्शन करती है। तो ये रेलवे सेफ्टी की कमीशन है बट मिनिस्ट्री ऑफ रेलवेज के अंदर नहीं है। तो ये इसीलिए है क्योंकि टू ब्रिंग इन एन इंडिपेंडेंट इन्वेस्टिगेशन जो बायस ना हो, जो रेलवे मिनिस्ट्री के इन्फ्लुएंस में ना हो। तो जो इंसिडेंट्स होते हैं उनके ऊपर रिपोर्ट्स पब्लिश होते हैं ये सारे रेल एक्सीडेंट्स के ऊपर, तो वो कमीशन ऑफ रेलवे सेफ्टी लाती है। तो इट लुक्स इनटू रेलवे सेफ्टी एस्पेक्ट। तो वो मिनिस्ट्री ऑफ रेलवे से बाहर ही है। ये प्री इंडिपेंडेंस बॉडी है, तो तब से ही ये आउटसाइड मिनिस्ट्री ऑफ रेलवेज ही रही है। पहले ये डिपार्टमेंट ऑफ पोस्ट, मिनिस्ट्री ऑफ पोस्ट के अंदर भी होती थी, तो अब इसको मिनिस्ट्री ऑफ सिविल एविएशन के अंदर रखा गया है। तो दिस कमीशन ऑफ रेलवे सेफ्टी, इन्होंने प्रिलिमिनरी इन्वेस्टिगेशन रिपोर्ट लाई ऑन द नवंबर 20, 2016 डिरेलमेंट, जो इंदौर राजेंद्र नगर एक्सप्रेस ट्रेन डिरेलमेंट हुआ था, उसके ऊपर ये रिपोर्ट आई है। और इसमें उन्होंने कहा है कि कोई एविडेंस नहीं मिला, कोई प्रूफ नहीं मिला रिगार्डिंग साबोटाज। तो साबोटाज का मतलब है कि पर्पसली कोई नो प्रॉब्लम्स, डैमेज लाने की कोशिश करे। तो क्योंकि यहाँ पे एंगल ऑफ टेररिस्ट इन्वॉल्व भी आया था, क्योंकि बिहार पुलिस में अंडर कस्टडी काफी लोगों को लिया है, थोड़े लोगों को। तो इन्होंने क्लेम किया है कि पाकिस्तान आईएसआई यहाँ पे टेररिस्ट के थ्रू ये ट्रेन डिरेलमेंट्स के हादसे करवा रही है। उन्होंने एक्सप्लोसिव डिवाइसेस भी इम्प्लांट किए थे इन कुकर्स वगैरह, तो ऐसे उन्होंने बयान दी है। तो उसके ऊपर इन्वेस्टिगेशन चल रहा है। मिनिस्ट्री ऑफ रेलवेज ने मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स को कहा कि पॉसिबिलिटी है कि एटलीस्ट 6 ऐसे ट्रेन डिरेलमेंट इंसिडेंट्स साबोटाज की वजह से, टेररिस्ट इन्वॉल्वमेंट की वजह से हुए हैं। तो इसीलिए मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स ने एनआईए, नेशनल इन्वेस्टिगेशन एजेंसी को भी दिया है ये इन्वेस्टिगेट करने के लिए रिगार्डिंग दीज ट्रेन इंसिडेंट। सो इवन दिस इंदौर राजेंद्र नगर एक्सप्रेस इंसिडेंट्स को भी टेररिस्ट एंगल से इन्वेस्टिगेट किया जा रहा है बाय एनआईए। बट ये कमीशन ऑफ रेलवे सेफ्टी ने अपना रिपोर्ट दिया, उसमें उन्होंने कहा है कि कोई साबोटाज का एविडेंस नहीं मिला उनको, बल्कि प्राइमरी रीजन डिरेलमेंट का था कैरियज एंड वैगन डिफेक्ट्स। तो जो ट्रेन के कैरेजेस कोचेस है वो काफी पुराने हैं, दे कॉल देम ओवर एज्ड कोचेस, मतलब काफी टाइम पहले उनको रिटायर कर देना चाहिए था और नए कोचेस लाने चाहिए थे, पर ये किया नहीं गया। तो ओवर एज्ड कोचेस, वैगन में डिफेक्ट्स है, इवन द व्हील अलाइनमेंट इशू उन्होंने क्लियरली लाया है कि जो व्हील अलाइनमेंट था, जो व्हील गॉज होते हैं, तो S1 कोच और S2 कोच के व्हील गॉज में ह्यूज वेरिएशन था। तो इस वजह से ये मेजरली डिरेलमेंट हुआ है। तो ये डिफेक्ट्स की वजह से, प्रॉब्लम्स की वजह से डिरेलमेंट हुआ है। तो ये रिपोर्ट में क्लियरली सामने आया। एनआईए ये इन्वेस्टिगेट अभी भी कर रही है, तो उन्होंने भी अपने आप को स्टेशन किया है नियर दिस रीजन, कैंप लगा के। वो अभी भी वो डिरेल्ड कोचेस वहीं पे है और वो उनको इन्वेस्टिगेट कर रही है कि क्या रीजन हो सकते हैं, क्या टेररिस्ट एंगल है इस केस में इन्वॉल्व। अगला न्यूज आइटम है, गवर्नमेंट हॉस्पिटल्स टू डिस्प्ले रूल्स फॉर बायोमेडिकल वेस्ट मैनेजमेंट। तो अभी नए बायोमेडिकल वेस्ट मैनेजमेंट रूल्स आए हैं 2016 में। तो इनके अवेयरनेस जनरेशन के लिए और ये इम्प्लीमेंट हो क्लियरली, उसके लिए डायरेक्टिव्स आए फ्रॉम द हेल्थ मिनिस्ट्री। तो बायोमेडिकल वेस्ट क्या होता है? एनीथिंग लाइक जो बायोमेडिकल इन द हॉस्पिटल्स वगैरह ये जो जनरेट होता है, जैसे ह्यूमन या एनिमल एनाटॉमिकल वेस्ट। एनाटॉमिकल मीन्स बॉडी रिलेटेड कुछ भी हो, blood या some organ tissue, whatever it may be, defective or removed parts. So this human animal anatomical waste, even treatment apparatuses जैसे needles है, use needles, syringes और other materials जो use होते हैं हेल्थ केयर फैसिलिटीज में, तो इनको बायोमेडिकल वेस्ट कहा जाता है। तो इनको क्लियरली सेग्रीगेट करना होता है और उसके हिसाब से अकॉर्डिंगली डिस्पोज करना होता है। तो इसको अभी नए रूल्स के अंदर ये बायोमेडिकल वेस्ट मैनेजमेंट रूल सबको अप्लाई हो रहे हैं। तो उन्होंने कहा है कि ये बायोमेडिकल वेस्ट मैनेजमेंट सब ऑर्गेनाइजेशंस को करना होगा। पहले रिस्ट्रिक्टेड थे टू लार्जर ऑर्गेनाइजेशन, अभी जो टेम्पररी जैसे ब्लड डोनेशन कैंप्स हो रहे हैं, वैक्सीनेशन कैंप्स हो रहे हैं, तो इन सब जगहों पे भी ये एप्लीकेबल होगा। तो ये क्लियरली सामने आया है। तो ये डिटेल्ड रूल्स है। प्लस यहाँ पे एक डिफरेंशिएशन दिया गया है बिटवीन द 1998 रूल्स एंड 2016 रूल्स। सो पहले ये 1000 बेड्स जो ऑक्यूपायर्स थे, रीजन्स थे, उनको अथॉरिटीज थी, उनको ये एप्लीकेबल था, उनको ऑथराइजेशन लेना चाहिए था व्हेन दे आर जनरेटिंग बायोमेडिकल वेस्ट। बट अब एवरी ऑक्यूपायर जो जनरेट कर रहा है बायोमेडिकल वेस्ट, उनको ऑथराइजेशन लेना होगा, हेल्थ कैंप हो, आयुष सेंटर हो, कुछ भी।
तो ऑपरेशनल ड्यूटीज, ऑपरेटर की ड्यूटीज भी क्लियरली लिस्ट आउट की गई है जो पहले नहीं थी। बायोमेडिकल वेस्ट पहले 10 कैटेगरीज में डिवाइड होता था, अभी उनको 4 कैटेगरीज में डिवाइड किया गया, तो यहाँ पे सिंप्लीफिकेशन आया फॉर बेटर डिस्पोजल ऑल्सो। फिर पहले रूल्स रिस्ट्रिक्टेड थे टू हेल्थ केयर एस्टेब्लिशमेंट्स विथ मोर देन 1000 बेड्स, अब सबको मैंडेटरी है ये रूल्स। और फिर एनुअल रिपोर्ट्स में थोड़े फॉर्मेट में चेंजेस लाए गए हैं, शेड्यूल में चेंजेस लाए गए। अगला न्यूज आइटम है कोफी अन्नान प्रेजेस मोहल्ला क्लिनिक्स। सो फॉर्मर यूएन सेक्रेटरी जनरल कोफी अन्नान, जो अभी द एल्डर्स करके एक इंडिपेंडेंट ऑर्गेनाइजेशन है, वो ह्यूमन राइट्स के लिए फाइट करते हैं, तो उन्होंने आम आदमी पार्टी के दिल्ली गवर्नमेंट की ये इनिशिएटिव है मोहल्ला क्लिनिक्स, तो ये इनिशिएटिव को उन्होंने अप्रिशिएट किया है। वो इस इनिशिएटिव को कहते हैं कि ये कंसिस्टेंट है विद द यूनिवर्सल हेल्थ कवरेज गोल जो है वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन का। तो ये मोहल्ला क्लिनिक्स में होता क्या है कि सारे पेशेंट्स यहाँ पे जो आते हैं उनको फ्री में टेस्ट करवा दिए जाते हैं, कोई भी मेडिकल टेस्ट करना हो, मेडिसिन फ्री में दी जाती है, और इवन डॉक्टर कंसल्टेशन फ्री में होता है। तो ये मोहल्ला क्लिनिक्स अराउंड 108 अभी तक एस्टेब्लिश कर दिए चुके हैं, ये सेमी परमानेंट स्ट्रक्चर्स बने हैं अब तक, प्लस 1000 और मोहल्ला क्लिनिक्स गवर्नमेंट प्लान कर रही है दिल्ली में बनाने के लिए। तो कोफी अन्नान कह रहे हैं कि अगर ये क्लिनिक्स ऑल ओवर द स्टेट एस्टेब्लिश हो जाते हैं तो ये एक मॉडल स्टेट होगा फॉर हेल्थ केयर, और ये पूरे ऑल ओवर इंडिया में फिर रेप्लिकेट करना चाहिए। तो ये इसके बारे में डिटेल से मोहल्ला क्लिनिक्स, तो काफी पेशेंट्स, लैक्स ऑफ पेशेंट्स ने अब तक यहाँ पे ट्रीटमेंट करवा लिया है। अगला न्यूज आइटम है फार्मर्स डेथ्स अ ह्यूमन राइट्स इशू, सुप्रीम कोर्ट। तो सुप्रीम कोर्ट में एक पब्लिक इंटरेस्ट लिटिगेशन फाइल किया गया बाय एन एनजीओ और फार्मर्स ऑफ गुजरात। तो ये गुजरात फार्मर्स के लिए पीआईएल था, क्योंकि फार्मर्स यहाँ पे सुसाइड कमिट कर रहे हैं, तो उसके लिए गवर्नमेंट इनिशिएटिव्स ले, सुप्रीम कोर्ट ये डायरेक्शन दे, इसके लिए पीआईएल था। बट सुप्रीम कोर्ट बेंच ने इसके अंदर पेटिशन को एनलार्ज किया है और इसमें कहा है, तो ये वाइडन स्कोप है इस पेटिशन का, उन्होंने इसमें इवन ऑल स्टेट्स, सेंटर और आरबीआई को इन्वॉल्व किया है लिटिगेशन में, ताकि वो कह रहे हैं कि एक होलिस्टिक पिक्चर मिले कि फार्मर्स की प्रॉब्लम्स क्या है, उसके लिए कैसे सोल्यूशन लाए जा सके। तो सुप्रीम कोर्ट ने सेंटर और सारे स्टेट्स को एक्सप्लेन करने को कहा है कि क्या कोई ऐसा लाइफलाइन है, प्रोविजन है, जैसे कि कॉम्प्रिहेंसिव इंश्योरेंस प्लान हो जो फार्मर्स डिपेंड कर सके, ताकि वो जो विशियस सर्कल है एग्रीकल्चर में लॉसेस का, उससे वो बाहर निकल पाए। क्रॉप फेलियर्स होते हैं, नेचुरल कलामिटीज की वजह से काफी टाइम क्रॉप फेलियर हो जाता है, वो डेट्स लोन्स लेते रहते हैं और लोन चुकाने में और उसका इंटरेस्ट चुकाने में वो फंसे रहते हैं, जिसकी वजह से वो और इवेंचुअली सुसाइड कमिट करते हैं। तो क्या इनिशिएटिव्स गवर्नमेंट ले रही है और क्या लेने चाहिए, उस पर ये पूरा केस डिपेंडेंट होगा। तो ये केस ऑफकोर्स इम्पोर्टेंट है, और जब इसकी सुनवाई होगी और आगे जो न्यूज आएगी वो भी हम डिस्कस करेंगे। तो एक स्टेटमेंट दिया गया बाय द सुप्रीम कोर्ट, इट सेज दैट डेथ ऑफ फार्मर्स ड्यू टू क्रॉप लॉसेस इज अ ह्यूमन राइट्स इशू। तो इसके ऊपर भी एक मेंस बेस्ड क्वेश्चन भी आ सकता है, कमेंट करके आप लिखो, तो ये इम्पोर्टेंट है। तो रीजंस पता है, यही है कि जो ये नेचुरल कैलामिटीज है उसकी वजह से क्रॉप फेलियर होता है, डेथ्स जिसकी वजह से अगेन फार्मर्स निकल नहीं पाते उस डेथ के साइकिल से, जिस वजह से वो सुसाइड कमिट कर लेते। तो काफी एक्सटेंसिव टॉपिक है ये, और काफी सारा प्रोविजंस सुप्रीम कोर्ट भी डायरेक्ट करेगी टू द सेंटर, और इस पे डिस्कशन डिबेट होगा, तो ये न्यूज में रहेगा और हम इस पे डिस्कस करेंगे। अगला न्यूज आइटम है छत्तीसगढ़ टू ट्रैक टीचर अटेंडेंस यूजिंग टैबलेट पीसीएस। तो ये मिनिस्ट्री ऑफ एचआरडी, ह्यूमन रिसोर्स डेवलपमेंट, तो ये एजुकेशन मिनिस्ट्री होती है, तो एचआरडी मिनिस्ट्री ने एक इनिशिएटिव लिया है टू मॉनिटर द क्वालिटी ऑफ स्कूलिंग। तो ये इनिशिएटिव फिलहाल छत्तीसगढ़ की सारी स्कूल्स में लाया गया है, तो उनको एक टैबलेट कंप्यूटर दिया गया है सारी स्कूल्स को, तो इसके अंदर सारे डिटेल्स अबाउट डेली अटेंडेंस, मिड डे मील्स दिया जा रहा है, उसके सारे रिकॉर्ड्स इसमें डाले जाएंगे टीचर्स से। तो ये सारे रिकॉर्ड्स एक सेंट्रल सर्वर में स्टोर होंगे, तो इससे बेटर रेगुलेशन, बेटर एक्सेस मिलेगा, और स्ट्रेंथ्स वीकनेसेस जो है स्कूल्स की उसको जांचा जाएगा और इफेक्टिव मेजर्स लिए जाएंगे। तो ये अगर यहाँ पे पायलट प्रोजेक्ट के इफेक्टिवली चलता है तो ऑल ओवर इंडिया इसको रेप्लिकेट किया जाएगा। अगला न्यूज आइटम है नो वन लॉ ऑन काउ स्लॉटर, सुप्रीम कोर्ट। सो सुप्रीम कोर्ट के पास एक पेटिशन आया है फ्रॉम अ दिल्ली रेसिडेंट, वो कह रहे हैं कि एक यूनिफॉर्म पॉलिसी लानी चाहिए ऑन बैनिंग कैटल स्लॉटर, क्योंकि फिलहाल क्या है कि थोड़े स्टेट्स में काउ स्लॉटर बैन है, जैसे कि तमिलनाडु, आंध्र प्रदेश, यहाँ पे काउ स्लॉटर बैन है,
और एडजॉइनिंग स्टेट केरला है, यहाँ पे काउ स्लॉटर अलाउड है। तो क्या होता है, इलीगल इंटरस्टेट ट्रांसपोर्ट होता है ऑफ कैटल। तो कैटल स्लॉटर को कंप्लीटली अगर बैन किया जाएगा तो एक यूनिफॉर्म पॉलिसी अगर लाई जाए तो ये इफेक्टिव हो सकता है। तो इसको मिसयूज किया जा रहा है, इसलिए ये डिमांड किया जा रहा है, पर सुप्रीम कोर्ट ने ये पिटीशन एंटरटेन करने से डिक्लाइन कर दिया। तो दिस प्ली हैज बीन डिक्लाइन, रिजेक्ट किया गया, क्योंकि ये एक्चुअली प्रोहिबिशन ऑफ काउ स्लॉटर जो है वो डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स ऑफ स्टेट पॉलिसी के अंदर कॉन्स्टिट्यूशन में है। कॉन्स्टिट्यूशन डीपीएसपी जो होते हैं, डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स ऑफ स्टेट पॉलिसी, ये डायरेक्टिव्स है, डायरेक्शंस है टू द स्टेट। नाउ हियर स्टेट मींस एनी गवर्नमेंट एट सेंट्रल लेवल, स्टेट लेवल, एनी। सो ये स्टेट पॉलिसी बनाती है, उसमें ये प्रिंसिपल्स इंक्लूड करे, ऐसे डायरेक्टिव्स है। पर ये डीपीएसपी जस्टिशिएबल नहीं होते, मतलब इसको कोर्ट में आप डिमांड नहीं कर सकते कि ये इम्प्लीमेंट हो। तो ये डायरेक्टिव्स दिए गए कि स्टेट्स अपने कन्वीनियंस के हिसाब से, फाइनेंशियल कंस्ट्रेंट्स कंसिडर करके, सोशल इम्प्लीकेशन सारे कंसिडर करके फिर ये इनिशिएटिव्स ले। तो ये स्टेट का डिस्क्रिशन है, इसमें स्टेट पे मैंडेटरी नहीं लाया जा सकता ये। तो दिस इज अगेन अनदर केस ऑफ जुडिशियल रिस्ट्रेंट, कि जुडिशरी का जुरिस्डिक्शन नहीं है, उन्होंने ये केस एंटरटेन नहीं किया, उन्होंने ये प्ली रिजेक्ट की जिसमें कहा जा रहा था कि सारे स्टेट्स को डायरेक्ट किया जाए कि यूनिफॉर्म कैटल पॉलिसी लाया जाए, कि काउ स्लॉटर बैन किया जाए, क्योंकि ये डीपीएसपी का प्रोविजन है। तो ये रिजेक्ट किया गया है। अगला न्यूज आइटम है, कर्नाटका टैक्सी पॉलिसी रन्स काउंटर टू सेंट्रल गाइडलाइंस। तो कर्नाटका ट्रांसपोर्ट डिपार्टमेंट इसने नोटिस इशू किया टू ऑल दीज ऐप बेस्ड टैक्सीज, क्योंकि वो शेयर्ड राइड्स लाते हैं, कि शेयरिंग होती है राइड्स की। तो वो कह रहे हैं कि ये एक्चुअली इलीगल डिक्लेयर किया जाना चाहिए, और वो पूछ रहे हैं उनको कि आप इसको क्यों डिक्लेयर इलीगल नहीं किया जाए, क्योंकि जो परमिट दिया जाता है टू द टैक्सीज, वो परमिट पॉइंट टू पॉइंट राइड्स के लिए होती है, शेयर्ड राइड्स के लिए ये परमिट नहीं है। तो ये ऑपरेटिंग प्रिंसिपल को वायलेट कर रहे हैं वो लोग, और इसीलिए वो डिमांड कर रहे हैं कि क्या उनके अगेंस्ट कोई इनिशिएटिव लेना चाहिए, तो नोटिस आई है उनको। तो अब ये जो एक्चुअली ट्रांसपोर्ट डिपार्टमेंट का अप्रोच है, ये यूनियन मिनिस्ट्री ऑफ रोड ट्रांसपोर्ट से कंप्लीटली अलग है, क्योंकि उन्होंने, यूनियन मिनिस्ट्री ने फिलहाल एक रिपोर्ट एक्सेप्ट किया है जिसका नाम है टैक्सी पॉलिसी गाइडलाइन टू प्रमोट अर्बन मोबिलिटी। तो अर्बन मोबिलिटी, अर्बन ट्रांसपोर्टेशन को प्रमोट करने के लिए जो ये रिपोर्ट एक्सेप्ट हुई है दिसंबर 2016 में, एक महीना पहले, उसमें प्रोविजंस है कि चीपर ट्रैवल सॉल्यूशंस लाने चाहिए। तो ये शेयर टैक्सीज है, शेयरिंग ऑफ सीट्स इन दिस एग्रीगेटर बेस्ड टैक्सीज, जो ये ऐप बेस्ड टैक्सीज है, ये काफी इंपॉर्टेंट इनिशिएटिव है। तो अगर पैसेंजर कंसेंट से ये होता है तो इससे number of cars on the roads reduce, pollution reduces, congestion reduces, so ये काफी important initiative हो सकता है, तो इसको promote करना चाहिए। तो दो फिलहाल लॉज के अंदर, गाइडलाइंस के अंदर नहीं है, पर इसको लाना चाहिए, वो इनिशिएटिव होना चाहिए rather than questioning this। तो ये यहाँ पे हाईलाइट किया गया है। इवन इंटरनेशनली भी इसको प्रमोट किया जाता है। तो ये इंटरनेशनल एसोसिएशन ऑफ पब्लिक ट्रांसपोर्ट है, उन्होंने भी अपने रिकमेंडेशंस दिए है टू प्रमोट कोमो, कंबाइंड मोबिलिटी, मतलब शेयर्ड राइड्स जो है ये वो कंबाइंड मोबिलिटी के अंदर आते हैं। तो रेगुलेटरी चेंजेस लाने चाहिए ताकि शेयर्ड टैक्सीज, शेयर्ड बाइक्स, इवन कार पूलिंग, राइड शेयरिंग, इसको सबको इनकरेज करना चाहिए, बाइसिकल्स यूज को। तो कंबाइंड मोबिलिटी इज इंपॉर्टेंट। इवन रियल टाइम पैसेंजर इंफॉर्मेशन यूज किया जा सकता है। तो जो ऐप बेस्ड टैक्सीज है, एग्रीगेटर बेस्ड टैक्सीज, इनमें पैसेंजर इन्फॉर्मेशन रियल टाइम पता चलता है कि पैसेंजर कहाँ लोकेटेड है फिलहाल, और कहाँ वो जाना चाहता है, और कौन सी टैक्सी उस रूट पे, और कैसे राइड शेयर हो सकती है। तो दिस इज रियल टाइम पैसेंजर इन्फॉर्मेशन इफेक्टिवली यूज हो सकता है फॉर शेयर्ड राइड्स एंड रिड्यूस कंजेस्शन एंड पोल्यूशन। फिर अगला न्यूज आइटम है, नेवी रिजेक्ट्स तेजस, बिगिंस ग्लोबल सर्च। तो नेवी ने पहले ये क्लैरिफाई किया था कि जो लाइट कॉम्बैट एयरक्राफ्ट तेजस है, जो इंडिजिनियसली डेवलप की गई है बाय हाल, हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड, वो उनकी क्राइटेरिया फुलफिल नहीं करती है। नेवी को चाहिए मल्टी रोल कैरियर बॉर्न फाइटर एयरक्राफ्ट। 57 ऐसी एयरक्राफ्ट्स की रिक्वायरमेंट है। तो ये फाइटर्स कैरियर बॉर्न होनी चाहिए, मतलब कैरियर बेस्ड होनी चाहिए, क्योंकि इंडियन नेवी के पास ये ह्यूज शिप्स होती है, उनको एयरक्राफ्ट कैरियर्स कहते हैं। तो ये एयरक्राफ्ट कैरियर्स में शिप्स कैरी भी होती है, यहाँ से टेक ऑफ करती है, यहाँ पे लैंड करती है। तो जो तेजस है, सिंगल इंजन एयरक्राफ्ट है, ये कैरियर बेस्ड यूज नहीं की जा सकती, इसीलिए नेवी ने रिजेक्ट किया तेजस को, और उन्होंने रिक्वेस्ट फॉर इंफॉर्मेशन डाला है टू द मिनिस्ट्री कि उनको चाहिए 57 मल्टी रोल कैरियर बॉर्न फाइटर्स। तो इसके लिए वो
फॉरेन एयरक्राफ्ट ही देख रहे हैं। जो फिलहाल सर्विस में है वो है रशियन मिग 29 के ट्विन इंजन फाइटर्स, और ये फिलहाल फेज आउट होगी, और रशियन बेस्ड फाइटर्स अगेन नहीं लेनी है नेवी को बिकॉज ऑफ द हिस्ट्री एंड द प्रॉब्लम्स व्हिच इट हैज इनकर्ड सच। तो आईएनएस विक्रमादित्य एक एयरक्राफ्ट कैरियर ऑलरेडी इन सर्विस है। इवन फर्स्ट इंडिजीनियस एयरक्राफ्ट कैरियर विक्रांत, ये भी सून सर्विस में इंडक्ट होगी। तो इसमें फाइटर बेस्ड एयरक्राफ्ट जो है वो नेवी कंसिडर कर रही है। तो यहाँ पे दो मेजर कंटेंडर्स है इसके लिए, तो बोइंग F-18 सुपर हॉर्नेट और डसॉल्ट राफेल। तो ये दो मेजर कंटेंडर्स है। राफेल के साथ ऑलरेडी इंडियन एयरफोर्स ने कॉन्ट्रैक्ट फाइनलाइज किया है फॉर MMRCA मीडियम मल्टी रोल कॉम्बैट एयरक्राफ्ट। तो ये कॉन्ट्रैक्ट अवार्ड किया गया था राफेल को। इसमें दिक्कतें भी आई थी बिकॉज ऑफ मेक इन इंडिया पार्ट विच वाज इंक्लूडेड इन इट, एंड ऑल्सो बाद में डसॉल्ट राफेल ने इसका प्राइस भी हाइक किया था। तो फिलहाल 36 एयरक्राफ्ट प्रोक्योर की गई है, ये फ्रेंच बेस्ड कंपनी है। तो इससे गवर्नमेंट टू गवर्नमेंट अग्रीमेंट के थ्रू 36 एयरक्राफ्ट लाई गई है। तो ये डसॉल्ट राफेल और सुपर हॉर्नेट ये दो मेजर कंटेंडर्स है, और एक है F-35 फिफ्थ जनरेशन एयरक्राफ्ट यूएस बेस्ड। तो ये सारे ऑप्शंस है, तो नेवी भी अपना कॉन्ट्रैक्ट फाइनलाइज करेगी। रिगार्डिंग MMRCA और ये तेजस के बारे में हम देखेंगे। तो तेजस जो है ये एक डिलेड प्रोजेक्ट है, 1983 में अप्रूव हुआ था प्रोजेक्ट टू रिप्लेस मिग 21। तो ये जैन 2000 में फर्स्ट प्रोटोटाइप आया, 2013 में इनिशियल ऑपरेशन क्लियरेंस मिला, और फाइनल ऑपरेशन क्लियरेंस दिसंबर 2015 में। तो ये IF इंडियन एयरफोर्स को हैंड ओवर किया गया है, पर डीले की वजह से और रिक्वायरमेंट्स चेंज होने की वजह से अभी इसको नेवी ने भी इंडक्ट करने से रिजेक्ट किया है। तो 2020 में इसका सेकेंड इम्प्रोवाइज्ड वर्जन तेजस मार्क 2 इसका इनिशिएशन भी होगा। तो दिस इज स्टिल ऑन द प्लानिंग स्टेज। तो विथ बेटर रेंज एंड बेटर कैपेबिलिटीज और तेजस मार्क 2 भी डेवलप होगी। तो ये लाइट वेट तेजस एयरक्राफ्ट है। तो इट कुडंट बी यूज्ड फॉर MMRCA 2 जो एयरफोर्स का भी रिक्वायरमेंट था, मीडियम मल्टी रोल कॉम्बैट एयरक्राफ्ट, उसमें भी ये सिंगल इंजन फुलफिल नहीं कर रही थी क्राइटेरिया। राफेल को सिलेक्ट किया गया, डसॉल्ट राफेल, बिकॉज उसके पास 3 टाइम्स रेंज और 3 टाइम्स वेपन लोड कैरिंग कैपेसिटी थी देन तेजस, और ये इंपॉर्टेंट था फॉर चाइना एंड अदर क्रिटिकल रीजंस के ओवरकम कर सके उनकी कैपेबिलिटीज को। तो ये था MMRCA, जो वेरियस कंटेंडर्स थे इसमें उसकी लिस्ट दी गई है। तो ये यूरोफाइटर, टाइफून, डसॉल्ट राफेल, बोइंग सुपर हॉर्नेट और राफेल, ये दो जो अभी फिलहाल नेवी भी कंसिडर कर रही है। बाकी जो थे ग्रिपेन, लॉकहीड मार्टिन, ये सारे एयरक्राफ्ट फाइटर एयरक्राफ्ट है। फिर ये है रिगार्डिंग द फाइनलाइजेशन ऑफ मीडियम मल्टी रोल कॉम्बैट एयरक्राफ्ट कॉन्ट्रैक्ट 2। तो ये टेंडर इनिशिएट किए गए थे इन 2007। 2011 में एक्सटेंसिव फील्ड ट्रायल्स के बाद अमेरिकन सुपर हॉर्नेट और सुपर वाइपर और स्वीडन के ग्रिपेन, रशियन मिग 35 इनको रिजेक्ट किए गए, ये सब इविक्ट हो गए, और बाद में फाइनली कंपटीशन था बिटवीन यूरोफाइटर टाइफून और फ्रेंच राफेल, डसॉल्ट राफेल। तो कमर्शियल बिड्स आई और इसमें फाइनली कॉन्ट्रैक्ट दिया गया टू डसॉल्ट राफेल। बट बाद में यहाँ पे प्रॉब्लम्स आए रिगार्डिंग मैन्युफैक्चरिंग इन इंडिया बाय हाल, जो ये फाइनलाइज किया गया था, और हाइक करने की प्राइसेस हाइक करने की इनिशिएटिव्स दिए गए बाय डसॉल्ट राफेल। तो ये फाइनल निगोशिएशन स्टक हो गए, और ये 108 फाइटर्स चाहिए थे अंडर MMRCA। तो फिलहाल 36 फाइटर्स गवर्नमेंट टू गवर्नमेंट डील से थ्रू आए हैं, फाइनलाइज हुए। तो ये एक स्ट्रैटेजिक डिसीजन लिया गया बाय प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी कि 36 राफेल्स डायरेक्ट हैंड ओवर किए, क्योंकि इंडियन एयरफोर्स की क्रिटिकल रिक्वायरमेंट है, उनको ये मिग 21 मिग 27 रिप्लेस करनी थी, तो इमीडिएट रिक्वायरमेंट थी, इसलिए राफेल से ये कॉन्ट्रैक्ट किया गया। अगला ये है रिगार्डिंग अगेन द सेम थिंग एंड सम क्वेश्चंस विद रिस्पेक्ट टू दिस डील, क्योंकि कहा जाता है कि ये बहुत एक्सपेंसिव एक्विजिशन भी हो गया है, और इंडियन एयरफोर्स के पास ऑलरेडी फाइटर्स है फ्रॉम रशिया, नाटो फाइटर्स भी है यूरोप बेस्ड, US बेस्ड, और अभी यूरोप बेस्ड राफेल इज फ्रॉम फ्रेंच। सो यूरोप बेस्ड फाइटर्स भी आएंगे, तो ऑपरेशनल जो चैलेंजेस है, लॉजिस्टिक चैलेंजेस, वो एयरफोर्स के लिए बढ़ जाएगी कि सारे उनके पार्ट्स, उनके फंक्शनिंग के तरीके अलग अलग हो गए और वो उनको समझ नहीं हो गए। तो ये सारे कंसर्न्स भी थे विद रिस्पेक्ट टू राफेल, बट राफेल इज एन एडवांस्ड एयरक्राफ्ट, एंड ऑल्सो अलॉन्ग विथ राफेल एक
बियॉन्ड विजुअल रेंज मिसाइल, एयर टू एयर मिसाइल भी है उसके साथ, तो ये है मीटियोर एयर टू एयर मिसाइल जिसका रेंज अराउंड 150 किलोमीटर है, तो इट कैन अटैक इवन पाकिस्तान इन दैट रेंज। तो ये बीवीआर बियॉन्ड विजुअल रेंज एयर टू एयर मिसाइल मीटियोर, ये एक एडेड एडवांटेज है अलॉन्ग विथ राफेल। फिर अगला न्यूज आइटम है सेंटर सेज गार इफेक्टिव अप्रैल 1, इंडस्ट्री डिमर्स। तो ये है रिगार्डिंग जनरल एंटी अवॉइडेंस रूल्स। तो इसका मतलब है अवॉइडेंस, टैक्स अवॉइडेंस, तो एंटी टैक्स अवॉइडेंस। तो टैक्स इवेजन होता है एक और एक होता है टैक्स अवॉइडेंस। टैक्स इवेजन का मतलब है जो लॉज रूल्स रेगुलेशंस के अंदर आपको टैक्स भरना होता है पर आप टैक्स नहीं भरते, तो उसको टैक्स इवेजन कहते हैं कि आपके ऊपर लायबल है पर आप नहीं भर रहे हो, तो वो इलीगल है, इट्स अ क्राइम, तो आपके ऊपर लॉज, उसके ऊपर प्रोसिक्यूशन हो सकता है। पर जो टैक्स अवॉइडेंस है वो कोई लॉ को वायलेट नहीं करता है। अवॉइड करना मतलब आप टैक्स ऐसे प्रोविजंस ले रहे हैं जो जो लॉज है उसमें लूपहोल्स ढूंढ के या कोई प्रोविजंस ऐसे ढूंढ के, वे आउट ढूंढ के आप ऐसे डीलिंग्स कर रहे हो कि आपको टैक्स ना भरना पड़े, तो दैट इज कॉल्ड टैक्स अवॉइडेंस। तो जनरली ह्यूज एमएनसीज कॉर्पोरेट्स ये जब टैक्स अवॉइडेंस करती है तो गवर्नमेंट को टैक्सेशन में काफी लॉस होता है, क्रोर्स ऑफ रुपीज आर लॉस्ट जो एक्चुअली टैक्स में गवर्नमेंट को मिलने चाहिए। जनरल एंटी अवॉइडेंस रूल्स बनाए गए हैं, तो ये इंडिया ने भी फाइनलाइज किया है जनरल एंटी अवॉइडेंस रूल्स। इसको सबसे पहले इनिशिएटिव लिया गया था इस डायरेक्शन में इन 2009, फिर 2012 में अंडर ड्यूरिंग बजट अनाउंसमेंट तब फाइनेंस मिनिस्टर प्रणब मुखर्जी थे, उन्होंने ये अनाउंस किया था कि गार इम्प्लीमेंट किया जाएगा। पर तब कंट्रोवर्सी हो गई थी क्योंकि इस टाइम पे वो लोग रेट्रोस्पेक्टिव प्रोविजंस भी ला रहे थे, तो उसमें काफी कंट्रोवर्सी थी कि जो ऑलरेडी डीलिंग्स हो चुकी है उसमें भी ये एप्लीकेबल होगा। रिट्रोस्पेक्टिव इफेक्ट मतलब जब से इफेक्टिव किया जा रहा है उससे पहले से उसके पहले की डेट में भी इफेक्टिव होगा, प्रीवियस केसेस में भी, तो इसीलिए कंट्रोवर्शियल हो गया था। तो इसको काफी डिले किया गया है। इवन बजट 2015 में फाइनेंस मिनिस्टर अरुण जेटली ने भी अनाउंस किया कि इसको 2 साल में इम्प्लीमेंट किया जाएगा, और इसीलिए ये 2 साल बाद अभी 1 अप्रैल 2017 से इम्प्लीमेंट किया जाने वाला है। 2016 में भी क्लियर किया गया था कि 2017 से ये इम्प्लीमेंट होगा। तो फिलहाल जो आया है वो है कि जो क्लैरिफिकेशन चाहिए थे रिगार्डिंग दीज रूल्स, और थोड़े क्लैरिफिकेशंस आए हैं कि किन केसेस में एप्लीकेबल होगा गार और किन केसेस में एप्लीकेबल नहीं होगा। तो मेजरली कंसर्न्स है विद रिस्पेक्ट टू एफपीआईज, फॉरेन पोर्टफोलियो इन्वेस्टमेंट्स जो होते हैं, फॉरेन पोर्टफोलियो इन्वेस्टमेंट में किन केसेस में एप्लीकेबल होगा, किन केसेस में नहीं। इवन जो लिमिटेशन ऑफ बेनिफिट्स क्लॉजेज है, तो लिमिटेशन ऑफ बेनिफिट्स क्लॉजेज डीटीएएस में होते हैं। ये है डबल टैक्सेशन अवॉइडेंस एग्रीमेंट्स। तो डबल टैक्सेशन अवॉइडेंस एग्रीमेंट्स हम कंट्रीज के साथ करते हैं, जैसे कि इंडिया और मॉरिशस, तो इन दोनों के बीच में डबल टैक्सेशन अवॉइडेंस एग्रीमेंट है। मतलब कि अगर एक इंडिविजुअल है, अगर एक से इंडियन है, तो ये इंडियन सिटीजन टैक्सेस पे करेगा इन इंडिया और इन मॉरिशस, अगर वो मॉरिशस में जाके काम कर रहा है तो ये टैक्सेशन कहाँ लायबल होगा। तो इसके लिए हर कंट्री के अपने लॉज होते हैं। तो इंडिया में जैसे एनआरआई है, नॉन रेसिडेंट इंडियन, इसका डेफिनेशन इनकम टैक्स एक्ट में ही आता है। तो एनआरआई कौन है, जो 6 महीने से ज्यादा मतलब 180 डेज, मोर देन 180 डेज अगर वो बाहर रहता है तो उसको एनआरआई कहते हैं। वहां पे उसको टैक्सेस पे करने होंगे, इंडियन टैक्सेशन लॉज में उसको टैक्स नहीं पे करने होंगे। तो क्योंकि टैक्सेशन एक ही जगह पे लगे, इंडिया भी उसे टैक्स करे और जो दूसरी कंट्री है जैसे मॉरिशस, वहां पे भी वो उसे टैक्स किया जाए, तो वो नहीं होना चाहिए। तो इसीलिए डबल टैक्सेशन अवॉइडेंस अग्रीमेंट साइन किए जाते हैं बिटवीन कंट्रीज, क्योंकि हर एक का लॉ अलग होगा। इंडिया का ये रूल होगा, मॉरिशस में कुछ और रूल हो, तो देन कोई केसेस में ऐसे भी हो सकता है कि दोनों कंट्रीज में वो लायबल हो टैक्स पे करने को, तो दिस इज डिफिकल्ट फॉर द इंडिविजुअल। तो इसीलिए ये अग्रीमेंट्स फाइनलाइज किए जाते हैं। और थोड़ी कंट्रीज जो है वो एक्चुअली टैक्स हेवन्स है, HAVENS। तो टैक्स हेवन का मतलब है कि यहाँ पे टैक्सेशन लॉज काफी लैक्स है, मतलब बहुत मिनिमल और जीरो टैक्सेस डिमांड किए जाते हैं। तो इसकी वजह से वहाँ इन्वेस्टमेंट्स काफी अट्रैक्ट होते हैं इन कंट्रीज में। तो जब इन्वेस्टमेंट्स यहाँ काफी अट्रैक्ट होते हैं तो जो इन्वेस्टमेंट इंडिया में आना चाहिए या जो इंडिया में इन्वेस्टमेंट आ ही रहा है पर वो यहाँ से राउट होके आता है, तो ये रूटिंग जो होता है चेंज हो जाता है। वो पहले मॉरिशस जाता है, मॉरिशस के थ्रू आता है, क्योंकि मॉरिशस में जब वो होगा तो वहां पे टैक्सेशन नहीं लगेगा। क्योंकि अगर जैसे एग्जाम्पल होता है कैपिटल गेन्स टैक्स का, तो ये इंडिविजुअल के लिए पे भी लायबल है और कंपनीज कॉर्पोरेट्स के लिए भी लायबल है। तो कैपिटल गेन्स टैक्स मतलब जब आप अपना स्टॉक्स या कोई अपनी प्रॉपर्टी वगैरह जो ऐसे कैपिटल है उसको आप जब सेल करते हैं तो जो टैक्स आपको गेन होता है उसमें, मतलब जैसे आपने कोई प्राइस पे खरीदा और शेयर्स को, और अब उस शेयर को आप
अलग प्राइस पे, हायर प्राइस पे बेच रहे हो, तो आपको कैपिटल गेन हुआ, तो ये कैपिटल गेन के ऊपर टैक्स लगता है। तो ये कैपिटल गेन्स टैक्स जो होता है वो आपको भरना होता है। तो अगर ये ट्रांजैक्शन इंडिया में होने की बजाय, एक्चुअली इंडिया में करना है, पर इंडिया में होने की बजाय अगर ये मनी ट्रांजैक्शन और कोई कंट्री टैक्स हेवन में हो, तो वहां पे कैपिटल गेन्स टैक्स 0 होता है, तो यहाँ पे वो टैक्सेशन उनको कोई पे नहीं करना होगा, और फिर बाद में वो इन्वेस्टमेंट करके इंडिया में ला सकते हैं। तो ऐसे इस वजह से टैक्सेशन जो इंडिया को जाना चाहिए वो अवॉइड किया जाता है। तो काफी सारे ऐसे केसेस है, वोडाफोन केस बहुत प्रोमिनेंट केसेस इस एस्पेक्ट के बारे में। तो ये सब अवॉइड करने के लिए ये प्रोविजंस लाए जाते हैं। तो ये लिमिटेशन ऑफ बेनिफिट्स क्लॉजेस अभी अमेंडमेंट करके लाए गए हैं इन दिस डबल टैक्सेशन अवॉइडेंस अग्रीमेंट्स। ये जो बेनिफिट्स है उसको लिमिट किया जाएगा। तो ये 2 साल में फेज आउट करने के प्रोविजंस लाए गए हैं कि जो टैक्स रेट्स है वो लगेंगे उनको, कैपिटल गेन्स टैक्स होता है और एक होता है विथहोल्डिंग टैक्स। तो विथहोल्डिंग टैक्स का मतलब है कि एम्प्लॉयर को ही एम्प्लॉय को पेमेंट टैक्स विथहोल्ड करके करना होगा। और ये जो विथहेल्ड टैक्स है वो एक्चुअली उनकी कंट्री ऑफ ओरिजिन, जैसे इंडिया में वो एम्प्लॉय इंडिया से है तो इंडिया को डायरेक्टली वो टैक्स जाएगा। तो ये विथहोल्डिंग टैक्स प्रोविजंस भी मॉरिशस में नहीं है। तो ये सारे अभी चेंजेस की वजह से डबल टैक्सेशन अवॉइडेंस अग्रीमेंट को मॉडिफाई करके ये सब लाया गया है। तो लिमिटेशन ऑफ बेनिफिट्स होगा, पर फिलहाल फर्स्ट 2 इयर्स के लिए ये क्लॉजेस टैक्स रेट जो है वो 50% पे लगेंगे, मतलब आधा ही टैक्स लगेगा, आधा हाफ द पार्ट ऑफ द टैक्स, और ग्रेजुअली फिर बाद में 2 साल के बाद ये फुल्ली एप्लीकेबल होगी। तो हम अपनी डबल टैक्सेशन अवॉइडेंस अग्रीमेंट्स मॉडिफाई कर रहे हैं विथ वेरियस कंट्रीज। तो इंडिया मॉरिशस के साथ, इंडिया सिंगापुर, इंडिया साइप्रस, ये सब डबल टैक्सेशन अवॉइडेंस अग्रीमेंट्स को मॉडिफाई किया गया है टू ब्रिंग इन कैपिटल गेन्स टैक्स भी जो एप्लीकेबल हो, विथहोल्डिंग टैक्स भी एप्लीकेबल हो, और लिमिटेशन ऑफ बेनिफिट्स क्लॉजेस उसमें लाए गए हैं। तो अभी जो क्लैरिफिकेशन आया है उन गार रूल्स, वो ये भी कह रहे हैं कि जो लिमिटेशन ऑफ बेनिफिट्स क्लॉजेस है, अगर उससे टैक्स अवॉइडेंस एड्रेस होता है, ये कंसर्न एड्रेस होता है, तो गार उसमें एप्लीकेबल नहीं होगा। ये अरेंजमेंट वो कोई और उसमें क्लियरली टैक्स इम्प्लीकेशंस को कंसिडर किया गया है, तो उन केसेस में भी गार एप्लीकेबल नहीं होगा। इवन अथॉरिटी फॉर एडवांस रूलिंग्स जो होती है, तो वहां पे भी अगर कोई अरेंजमेंट परमिट किया गया है, अगर कोई ट्रांजेक्शन हो रहा है उसको परमिट किया गया है, तो उसमें भी गार एप्लीकेबल नहीं होगा। और एक कंसर्न है विद रिस्पेक्ट टू गार, ये गार के बारे में है। तो ये जो फाइनेंस मिनिस्टर प्रणब मुखर्जी ने अनाउंस किया था इन 2012, और फाइनली अब ये इम्प्लीमेंट होगा। तो इंडिया मॉरिशस ट्रीटी मॉडिफाई हुई है मई 2016 डीटीए अग्रीमेंट। तो ये राउंड ट्रिपिंग कहते हैं, मतलब इंडिया में ही पैसा है जो टैक्स हेवंस में जाता है, और फिर टैक्स हेवंस में ट्रांजेक्शन होने के बाद ये इन्वेस्टमेंट की तरफ फिर से इंडिया में आता है। तो जो टैक्सेशन लगना होता है, अगर डायरेक्ट ट्रांजेक्शन इंडिया में होता तो टैक्स पे करना पड़ता, टैक्स हेवन में टैक्स पे नहीं करना पड़ता। तो वहां पे ट्रांजेक्शन किया जाता है ताकि टैक्स नहीं पे करना पड़े, और वही पैसा फिर इन्वेस्टमेंट बन के इंडिया में आता है। तो इसीलिए मॉरिशस से सबसे ज्यादा एफडीआई इंडिया में आता था। तो ये एक्चुअली एफडीआई इंडिया का ही था, मतलब मॉरिशस में कोई ऐसी मेजर कंपनीज नहीं है, बट इवन अदर फॉरेन कंपनीज मॉरिशस से अपना पैसा इंडिया में लाते थे, क्योंकि यहाँ पे टैक्सेशन लॉज लैक्स है। और ये डीटीए अग्रीमेंट के अंदर इंडिया मॉरिशस के बीच में है प्रोविजंस। तो अब ये सब चेंज किया जा रहा है। तो ये हो गया मॉरिशस के साथ मॉडिफाई हुई ट्रीटी, इवन साइप्रस के साथ मॉडिफाई किया ट्रीटी इन 2016 दिसंबर, और इवन विथ सिंगापुर। तो ये सारा अभी चेंजेस लाए गए हैं इन डबल टैक्सेशन अवॉइडेंस एग्रीमेंट। सो कैपिटल गेन्स टैक्स, विथहोल्डिंग टैक्स सब लायबल होगा। लिमिटेशन ऑफ बेनिफिट्स क्लॉज लाया गया है, 2 इयर्स का फेजिंग आउट टाइम दिया गया है, तब तक 50% रेट पे टैक्सेशन होंगे। अभी जो है वो राइट उसके 50% पे, फिर बाद में ये फुल्ली एप्लीकेबल होगा। फिर और एक कंसर्न है विद रिस्पेक्ट टू गार इज विद रिस्पेक्ट टू पार्टिसिपेटरी नोट्स या पी नोट्स। तो पी नोट्स जो होते हैं फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट्स है, तो फॉरेन इन्वेस्टर्स यूज करते हैं इसको इंडियन सिक्योरिटीज मार्केट में इन्वेस्ट करने के लिए। तो ये डायरेक्टली इन्वेस्ट नहीं करते, ये फॉरेन इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर्स FII जो रजिस्टर्ड है सेबी के साथ, उनके थ्रू इन्वेस्ट करते हैं। तो पी नोट्स इशू किए जाते हैं बाय दीज FIIs। तो ये पी नोट्स इशूअर्स बोले जाएंगे, और जो पी नोट्स होल्ड करते हैं ये फॉरेन इन्वेस्टर्स या हेज फंड्स, उनको पी नोट्स होल्डर्स कहा जाएगा। तो ये जो अरेंजमेंट होता है, इससे क्या होता है कि पी नोट्स कौन इन्वेस्ट कर रहा है, कौन फॉरेन इन्वेस्टर, ये सेबी को इंडिया में नहीं पता होता है, ये सिर्फ फॉरेन इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर्स को ही पता होता है। तो इन केसेस में फिर अगर यहाँ पे ज्यादा रेगुलेशन लाया जाए, तो जो ये इन्वेस्टमेंट आ रहा है, जो ये अनोनिमस रहना चाहते हैं, मेजर फॉरेन इन्वेस्टर्स होते हैं, ह्यूज इन्वेस्टमेंट करते हैं पर अनोनिमस रहना चाहते हैं,
तो अगर ये यहाँ पे रेगुलेशंस लाए जाए तो ये सारा इन्वेस्टमेंट इंडिया से के हाथ से चला जाएगा, और रेगुलेशन ना लाए तो देन ऑल्सो इट इज वॉलेटिलिटी एंड इवन द ट्रांजेक्शन जो हो रहे हैं, कैपिटल गेन्स टैक्स वगैरह जो हम बात कर रहे हैं, फिर वो सारे भी कंसर्न्स यहाँ पे। तो अब ये FIIs और पी नोट्स के रिस्पेक्ट में भी गार जो है वो एप्लीकेबल होगा। तो वो कैसे एप्लीकेबल होगा, क्योंकि कैपिटल गेन्स टैक्स यहाँ पे भी होगा, जब शेयर्स बेचे जाएंगे तो कैपिटल गेन्स हो गए, तो वो फिर टैक्सेशन इवन ये पी नोट्स इशुअर्स को, FIIs को पे करना होगा। तो यहाँ पे जो ट्रांजेक्शन हो रहा है बिटवीन द पी नोट होल्डर एंड इशुअर, उसमें कोई मेजर गार एप्लीकेशन नहीं आ सकता, पर ये जो ट्रांजेक्शन है बिटवीन पी नोट होल्डर जो टैक्स हेवन में हो एज सच, तो वो वहां पे कैपिटल गेन्स टैक्स नहीं पे करता है, पर अब जो ट्रांजेक्शन होगा तो उसमें गार एप्लीकेबल होगा। तो ये रिगार्डिंग पी नोट्स भी है। अगला न्यूज आइटम है 77,000 जॉब्स क्रिएटेड इन जुलाई टू सितंबर 2016। सो ये लेबर ब्यूरो का रिपोर्ट आया है, उसमें उन्होंने कहा है कि 77,000 जॉब्स क्रिएट हुए, पर ये काफी लो है कंपेयर टू प्रीवियस ईयर्स। और मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर, कंस्ट्रक्शन सेक्टर और IT सेक्टर में मेजर डिप आई है, मेजर लो हुआ है, जॉब क्रिएशन काफी कम हो गया है यहाँ पे। सर्विसेज सेक्टर्स है जैसे ट्रांसपोर्ट, ट्रेड, एजुकेशन, हेल्थ, इन केसेस में काफी एम्प्लॉयमेंट इंक्रीज हुआ है। हेल्थ एजुकेशन सेक्टर में सबसे ज्यादा इंक्रीज हुआ है एम्प्लॉयमेंट। तो ये सारे जो डिटेल्स है, डेटा ये रिपोर्ट्स में सामने आई है। जो प्रीवियस रिपोर्ट थी उसमें सर्वे में ये क्लियरली आया था इन मार्च 2016 कि 1.35 लाख जॉब्स क्रिएट हुए थे इन 2015। तो ये लोवेस्ट इन 7 इयर्स था। तो ये एक क्वार्टर का है, जुलाई टू सितंबर का, 77,000 जॉब्स क्रिएट हुए थे, पर डिप भी है इन जॉब क्रिएशन इन सम सेक्टर्स। अगला न्यूज आइटम है वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन पैक्ट सेट टू लिफ्ट वर्ल्ड ट्रेड बाय $1 ट्रिलियन इन ट्रम्प एरा। तो ये है ट्रेड फैसिलिटेशन अग्रीमेंट। तो ये वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन के अंदर अग्रीमेंट है। तो ये ग्लोबल ट्रेड को $1 ट्रिलियन से इंक्रीज करेगा, ऐसे फोरकास्ट किए जा रहे हैं। ये इम्प्लीमेंट होगा, इट विल कम इनटू फोर्स इन 2 वीक्स। तो ये जो अग्रीमेंट है, ट्रेड फैसिलिटेशन अग्रीमेंट, ये 2014 में साइन हुआ था, जिसमें इंडिया ने भी अपने कंसर्न्स एक्सप्रेस किए थे। तो ये न्यूज में आया था क्योंकि इंडिया रिफ्यूज टू साइन दिस अग्रीमेंट, और उन्होंने कहा कि अग्रीमेंट ऑन एग्रीकल्चर में जो कंसर्न्स है उनकी वो एड्रेस पहले किए जाए, फिर ट्रेड फैसिलिटेशन अग्रीमेंट इंडिया साइन करेगी। तो ऐसे ऐसे स्टैंड्स लिए गए थे बाय इंडिया एट दैट टाइम। तो वो भी डिस्कस करेंगे कि वो क्या कंसर्न था और इवन ट्रेड फैसिलिटेशन अग्रीमेंट का पर्पस क्या है। तो दिस इज स्टैंडर्डाइजेशन एंड सिंप्लीफिकेशन ऑफ कस्टम प्रोसीजर्स। सो जो कस्टम प्रोसीजर्स होते हैं इन ट्रेड ऑफ गुड्स, तो कस्टम प्रोसीजर्स काफी कॉम्प्लिकेटेड होते हैं इन मेनी कंट्रीज, और जनरली डेवलपिंग कंट्रीज में काफी कॉम्प्लिकेटेड होते हैं, जिसकी वजह से ट्रेड में हिंड्रेंस बैरियर्स आते हैं। तो ये ट्रेड बैरियर्स हटाने के लिए ये जो टाइम, कॉस्ट और कॉम्प्लेक्सिटी है गुड्स ट्रांजैक्शन में अक्रॉस बॉर्डर्स, इसको कम किया जाए, इसीलिए ट्रेड फैसिलिटेशन अग्रीमेंट फाइनलाइज किया गया है। तो रिच कंट्रीज में ऑलरेडी ट्रेड फैसिलिटेशन है, कस्टम्स सिंप्लीफाइड है, कस्टम प्रोसीजर्स, पर डेवलपिंग कंट्रीज में कंसर्न्स है। तो एक्चुअली कहा जाता है कि जो बैरियर्स टू ट्रेड है, तो टैरिफ्स जो होते हैं, कस्टम ड्यूटीज बढ़ाई जाती है ताकि ये कमोडिटी इंडिया में या डेवलपिंग कंट्री में ना आए, तो टू कीप फॉरेन गुड्स आउट ऑफ द कंट्री कस्टम ड्यूटीज बढ़ाई जाती है। तो कस्टम ड्यूटीज इज टैरिफ बेस्ड, टैरिफ राइज किया तो इसीलिए ट्रेड को बैरियर ला रहे। पर अब ये जो है कस्टम प्रोसीजर्स, ये एक्चुअली नॉन टैरिफ बैरियर हो गया है। तो इसकी वजह से काफी ये रेड टेपिज्म है, जिसकी वजह से ट्रेड को अफेक्ट होता है। तो ट्रेड फैसिलिटेशन अग्रीमेंट ये एड्रेस करने की कोशिश कर रही है। तो डेवलप्ड कंट्रीज काफी कीन है इसको इम्प्लीमेंट करने के लिए, क्योंकि दीज आर बैरियर्स टू ट्रेड। वो चाहते हैं अपने कमोडिटी सेल करना इन डेवलपिंग कंट्रीज, बट डेवलपिंग कंट्रीज में रेड टेपिज्म की वजह से काफी दिक्कतें आती है। मीन्स जो एक्सपोर्टर होगा उसको मेजरली बेनिफिट होगी। तो अगर डेवलपिंग कंट्रीज एक्सपोर्टर्स है, तो उनके कस्टम रेड टेपिज्म की वजह से उनको भी तकलीफें होती है। तो अगर वो रेड टेपिज्म हटाया जाए, तो इवन मीडियम एंड स्मॉल एंटरप्राइजेस जो है इन कंट्रीज में, वो भी इसका फायदा उठा सकते हैं ट्रेड फैसिलिटेशन का, और इंटरनेशनल ट्रेड में पार्टिसिपेट कर सकते हैं। तो ये सारे प्रोविजंस लाए गए कि एक्सपोर्ट कॉम्पिटिटिव गुड्स होते हैं डेवलपिंग कंट्रीज में भी, पर बिकॉज ऑफ दिस रेड टेपिज्म वो नहीं ट्रेड कर पाते। इंडिया का कंसर्न यहाँ पे मेनली ये था कि अग्रीमेंट ऑन एग्रीकल्चर है, जिसके अंदर सब्सिडीज की लिमिट लाई गई है। कैप ऑन सब्सिडीज इज अप टू 10%। तो 10% सब्सिडी लिमिट हम जल्द ही क्रॉस करने वाले, ऐसा था। तो अब अगर इंडिया क्रॉस करती है, क्रॉस कर लिया, तो ये जो है
इसके बाद इस WTO के अंदर प्रोविजंस एक्शंस लिए जाएंगे बिकॉज इट इज ओवर रीचिंग द सब्सिडी लिमिट। तो या तो इंडिया सब्सिडी और कम करे अपनी एग्रीकल्चर में सब्सिडी, तो मेजरली उनको था पब्लिक स्टॉक होल्डिंग करते हैं हम फूड सिक्योरिटी के लिए, तो वो पब्लिक स्टॉक होल्डिंग कम करना पड़ेगा। तो इंडिया नहीं चाहती थी कि ऐसे कोई इनिशिएटिव्स लिए जाए, सब्सिडीज कम की जाए, तो वो चाहते थे WTO में कुछ मॉडिफिकेशन। तो ये जो है ये एक स्टिकिंग पॉइंट बना और इंडिया ने कहा पहले इसको भी फाइनलाइज करो फिर ट्रेड फैसिलिटेशन अग्रीमेंट फाइनलाइज होगा। तो ऐसे करके निगोशिएशंस किए गए और फाइनली इंडिया और USA के बीच में डील हुआ जिसमें उन्होंने कहा कि ये जो प्रोविजन है अगर एक्सीड होता है बाय डेवलपिंग कंट्रीज जो ये 10% लिमिट है तो उसको अलाउ किया जाएगा फॉर 2 years। तो उस टाइम में परमानेंट सोल्यूशन भी लाया जाएगा, तो इसको एक पीस क्लॉज बोला गया और इन दिस मीन टाइम परमानेंट सोल्यूशन भी लाया जाएगा और इसको इम्प्लीमेंट किया जाएगा। तो अभी ये जो ट्रेड फैसिलिटेशन अग्रीमेंट है वो फाइनलाइज हुआ है। तो एक्चुअली उसको साइन करना था जुलाई 2014 में, बट बिकॉज ऑफ इंडिया कंसर्न्स ये दिसंबर तक गया। इंडिया ने कहा भी कि इसको दिसंबर तक पोस्टपोन करो और फिर नवंबर 2014 में ये पीस क्लॉज फाइनलाइज हुआ बिटवीन इंडिया एंड USA। फिर 2017 तक इम्यूनिटी है, कोई पेनल्टी नहीं लगेगी अगर ये सब्सिडी कैप जो है 10% की ये ब्रीच होती है और ये सब्सिडी बेस्ड ऑन 1986-88 प्राइसेस है, ये भी बात है। तो अब ये ट्रेड फैसिलिटेशन अग्रीमेंट रैटिफाई किया गया बाय इंडिया ऑल्सो और अब इसको इम्प्लीमेंट किया जा रहा है फ्रॉम 2017। ये है रिगार्डिंग द प्रिंसिपल्स ऑफ ट्रेड फैसिलिटेशन। तो ये ट्रांसपेरेंसी होना चाहिए, सिंप्लीफिकेशन ऑफ प्रोसीजर्स, हार्मोनाइजेशन ऑफ प्रोसीजर्स और स्टैंडर्डाइजेशन ऑफ प्रोसीजर्स। तो ये 4 पिलर्स है फॉर ट्रेड फैसिलिटेशन जो इम्प्लीमेंट किए जाएंगे थ्रू दिस अग्रीमेंट इन ऑल कंट्रीज। अगला न्यूज आइटम है व्हाइट हाउस प्लान सीक्स टू हिट IS हार्डर। तो ये है व्हाइट हाउस का एक डायरेक्टिव, प्रेसिडेंशियल डायरेक्टिव जिसको फाइनलाइज किया जा रहा है। तो इसमें मोर अग्रेसिव स्ट्राइक्स किए जाएंगे इसके अंदर ऑन IS इस्लामिक स्टेट। तो ये US का प्लान है। प्राइम मिनिस्टर प्रेसिडेंट डोनाल्ड ट्रंप ने इलेक्शंस के टाइम पे भी और बाद में भी कहा था कि उनके पास एक सीक्रेट प्लान है टू डिफीट द इस्लामिक स्टेट। तो इस्लामिक स्टेट का सीरिया में कैपिटल जो रखा है, यहाँ पे with the help of even attack helicopters और artillery ground armed forces यूज करके यहाँ पे IS को completely eliminate किया जाए, ऐसा एक प्रेसिडेंशियल डायरेक्टिव फाइनलाइज किया जा रहा है इन द व्हाइट हाउस। तो ये IS प्रेजेंस है, IS कंट्रोल में रीजन से, ये सीरिया और ये इराक में। ये रक्का यहाँ पे जो उनका कैपिटल है, ये IS कंट्रोल रीजन्स डार्क में दिखाई गई है और जो लाइट में है ये रीजन्स को IS से फ्री किया गया है। लास्ट न्यूज आइटम है साइंटिस्ट टेक फर्स्ट स्टेप्स टू ग्रो ह्यूमन ऑर्गन्स इन पिग्स। तो ये एक रिसर्च है जिसमें ह्यूमन स्टेम सेल्स को पिग के एम्ब्रायोज में डाला जाएगा, इंसर्ट किया जाएगा, जिसकी वजह से पिग्स में वो स्टेम सेल्स डायरेक्ट किए जाएंगे बाय जेनेटिक एडिटिंग कि वो ह्यूमन ऑर्गन डेवलप करे और वो ह्यूमन ऑर्गन फिर ट्रांसप्लांट किया जाएगा ह्यूमंस। तो ह्यूमन ऑर्गन्स की रिक्वायरमेंट ट्रांसप्लांट के लिए काफी हाई है, तो उसको कैसे डेवलप किया जाए, तो पिग्स में डेवलप किया जाए। तो ये साइंस फिक्शन जो है इसको रियलिटी की तरफ हम लेके जा रहे हैं, क्योंकि पेशेंट्स के स्टेम सेल्स यूज करके एम्ब्रायोज में डाल के पिग्स में ये ऑर्गन्स ग्रो हो सकते हैं। इस तरफ रिसर्च अभी आगे बढ़ रही है। तो ऐसे ऑर्गेनिजम्स को कहते हैं काइमेरास। तो काइमेरास एनिमल्स कंपोज्ड ऑफ 2 डिफरेंट जीनोम्स, मतलब पिग जैसे है तो उसमें पिग का जीनोम भी होगा और ह्यूमन जीनोम भी, ह्यूमन स्टेम सेल भी ऐड हुआ है, तो दोनों जीनोम होंगे उनमें। और वो कौन सा जीनोम यूज करते हैं फॉर व्हाट पर्पस, ये डिपेंड करेगा ऑन डिसेबलमेंट ऑफ मास्टर जीन्स जो किया जा सकता है। तो ये मतलब कि अगर ह्यूमन जीनोम भी उसमें है तो ऐसा भी हो सकता है कि अगर ब्रेन की तरफ वो चला गया तो पिग जो रिप्रोड्यूस होगा उसमें ब्रेन जो होगा वो ह्यूमन ब्रेन हो, वो बात कर सके वगैरह। या तो रिप्रोडक्टिव सिस्टम में चला गया तो रिप्रोड्यूस्ट्रक्शन में वहां पे ह्यूमन रिप्रोड्यूस हो पिग्स के थ्रू। तो ऐसे सारे एथिकल कंसर्न्स भी है, तो वो बैरियर्स भी है इन दिस रिसर्च जो ओवरकम किए जा सकते हैं, क्योंकि अभी नए जेनेटिक एडिटिंग टेक्निक्स आए हैं। तो डिसेबलिंग ऑफ मास्टर जीन्स किया जा सकता है ताकि स्टेम सेल्स जो इंसर्ट किए गए वो स्पेसिफिक पर्पस के लिए यूज हो। तो ये ऐसे रिसर्चेस भी किए है। तो ये क्रिप्स CS जेनेटिक एडिटिंग सिस्टम है जिसके थ्रू ये स्पेसिफिक पर्पस के लिए ही जीन्स यूज हो ये लाया जा सकता है। तो ये ह्यूमन स्टेम सेल्स है जो यूज किए जाते हैं पिग एम्ब्रायोस और फिर ऑर्गन ट्रांसप्लांट के लिए यूज किए जाते हैं। और ये जेनेटिक DNA एडिटिंग टेक्निक है, तो जो डिफेक्टिव DNA है या जो नहीं चाहिए अनडिजायरेबल है वो निकाल के नया DNA उसमें स्ट्रैंड ऐड करके मॉडिफिकेशन लाए जा सकते हैं।
तो यही है 28 जैन की न्यूज आइटम्स। थैंक यू।